अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा, जेलेंस्की का न्योता, वॉर जोन में मोदी। भोलेनाथ के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी, सावन में बाबा विश्वनाथ के दर पर 54 लाख भक्त और लेटरल एंट्री पर सरकार का यूटर्न। फिलहाल यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती। शुरुआत अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक दिन पहले इस बात की जानकारी औपचारिक रूप से दी है। तन्मय लाल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, जिसके बाद वो 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी की पहुंचेंगे, जहां पर दोनों देशों के बीच कृषि, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिफेंस और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। मौजूदा हालात में मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की नजरें भी टिकी हुई हैं। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की फिर मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात 23 अगस्त को होगी, लेकिन इस बार ये मुलाकात ना तो किसी दूसरे देश में होगी और ना ही किसी समिट के दौरान होगी, बल्कि इस बार मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात यूक्रेन में होने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन कीव आने वाले हैं और ये यूक्रेन के इतिहास में पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन आ रहे हैं, और वो भी युद्ध के बीच। युद्ध चल रहा है इस देश में, युद्ध के बीचों बीच एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खुला है जब यूक्रेन ने कर्स्ट पर एक बहुत जबरदस्त हमला किया है। आपको यहाँ कीव के आकाश में एयर रेड सायरन लगभग लगातार सुनाई भी देते रहते हैं, लेकिन इस समय उम्मीद इस आकाश में है, उम्मीद हवा में है। क्या उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय को और यूक्रेन के लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा से? यूक्रेन के लोगों और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे संपर्क में एक नया अध्याय आ जाए। ये होगा क्योंकि ये पहला विजिट है। ये 33 साल हो गए यूक्रेन स्वाधीन राष्ट्र है, लेकिन कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं आए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए हमारे ये उम्मीद है कि हमारे संपर्क अच्छा होगा। मुझे लगता है और जो यूक्रेन के लोग समझते हैं कि युद्ध विराम ही होगा और आने वाले वक्त में मोदी जी इतिहास लिखेंगे। कई लोगों ने कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान, भारत हमारा ही ये कदम उठाएगा और मोदी जी आकर इस युद्ध पे विराम लगवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और तेज हो गया है। हाल ही में यूक्रेन रूस की सीमा में कई गांवों पर कब्जा कर चुका है, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज हैं। हालांकि भारत कई मौकों पर रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर दोनों देशों के नेताओं से बातचीत कर चुका है। इस बार भी जब नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे तो उसमें रूस से जारी संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा हो सकती है। विदेश सचिव तन्मय लाल ने एक दिन पहले इस बात के साफ संकेत दिए। तन्मय लाल ने कहा कि भारत इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. The visit will build upon the recent high-level interactions between the two leaders. This landmark visit, of course, takes place against the backdrop of the ongoing conflict in Ukraine, which will also form part of discussions. As you are aware, India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले ही यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री पलवो क्लिमकिन ने कहा कि मौजूदा हालात में पीएम नरेंद्र मोदी की ये यूक्रेन यात्रा गेम चेंजर साबित हो सकती है।
यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री की तरह ही दुनिया के कई बड़े नेता भी वक्त वक्त पर ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के ताकतवर नेता ये मानते हैं मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी नेता हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो इन दोनों कंट्रीज को या इनके जो मैन्युफैक्चरर्स या बैकर्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन भारत जो कि हमेशा से शांति का दूत रहा है, वो ये कोशिश करना चाहता है कि अगर हमारे कहने से, हमारे होने से, हमें पे ट्रस्ट रहने की वजह से किसी तरह से इस प्रोसेस में बढ़ावा मिल सके, तो मैं समझता हूं कि यही है। सब अगर हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन एफर्ट करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी और यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट के बिना शांति संभव नहीं है, और वो शांति की आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि सारी दुनिया इससे सफर कर रही है। अभी हमने ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करी है। सारे ग्लोबल साउथ के देश जो हैं इस युद्ध के कारण परेशान हैं, उनको अफेक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, तो उस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म करना बड़ा जरूरी है। उसमें भारत जो एक सेम वॉइस है, मैं समझता हूँ उसका अपना एक रोल है। अहम बात यह है कि मोदी पिछले ही महीने रूस गए थे, तब भी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना स्टैंड साफ किया था, और अब पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं और कयासों का बाजार भी गर्म है। लेकिन यूक्रेन के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर जाएंगे, जहां वार्सा में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भगवान भोलेनाथ के भक्तों की, जो कि हर साल बाबा के पवित्र धामों में अपनी मौजूदगी के एक नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस साल भी देवादिदेव महादेव के 2 धामों में भक्तों का रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक है बाबा विश्वनाथ का दरबार, जहां पर इस साल सिर्फ सावन के महीने की अगर बात की जाए तो 54 लाख से अधिक भक्त बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं बाबा अमरनाथ की यात्रा में भी इस बार नया रिकॉर्ड बना है। 52 दिनों तक चली इस यात्रा में इस बार करीब 5,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। भोलेनाथ के भक्तों को न गर्मी की चिंता और न बारिश का डर, और न ही लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने की टेंशन। ये महादेव की महिमा ही है कि कोई भी मुश्किल भक्तों को उनके दर पर आने से रोक नहीं पाती। चाहे वो बाबा विश्वनाथ का धाम हो या फिर अमरनाथ का दरबार, भक्त अपने भगवान का आशीर्वाद लेने हर हाल में पहुंच ही जाते हैं। इस साल भी सावन के महीने में महादेव के भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के धाम में अपनी मौजूदगी से सबको हैरान कर दिया। बाईस जुलाई से शुरू हुए सावन महीने के 29 दिन में ही 54 लाख से ज्यादा भक्तों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन और पूजन किया। श्रद्धालुओं से जुड़े ये आंकड़े श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सावन के पहले सोमवार पर 3,21,884 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दूसरे सोमवार पर 3,09,716, तीसरे सोमवार पर 3,06,878, चौथे सोमवार पर सबसे ज्यादा 3,29,107 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि पांचवें और आखिर सोमवार पर श्रद्धालुओं की संख्या 2,02,756 दर्ज की गई। सावन के पावन माह में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में नया कीर्तिमान हासिल हुआ है। जी हाँ, इस बार 5 सोमवार वाले सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या काशी विश्वनाथ के दरबार में 54,22,000 दर्ज की गई है, और अधिकारियों की माने तो ऐसा हो सका है पुरानी परंपराओं के निर्वहन, नई व्यवस्थाओं
और जो नए गेट का निर्माण किया गया है उसकी वजह से, और तमाम अनुष्ठान और कार्यक्रम जिसमें आम श्रद्धालुओं की भी सहभागिता हुई थी, उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी, जिनके कंधे पर पूरी की पूरी सावन की इस बार व्यवस्था थी, सावन मेले की व्यवस्था थी। और यह पूरा का पूरा सावन माह सफलतापूर्वक काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में संपन्न हो पाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से साल दर साल वहां पर आने वाले भक्तों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। खासकर अगर मौका सावन, शिवरात्रि और देव दीपावली का हो तो महादेव के इस धाम में श्रद्धालुओं की संख्या हर बार उम्मीद से ज्यादा ही रहती है। भोलेनाथ के भक्तों की इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके सुलभ दर्शन और सुरक्षा समेत कई सुविधाओं में लगातार विस्तार किया गया है, जिसके चलते न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस वर्ष विशेष रूप से नए द्वार प्रारंभ किए जाना, एक्स्ट्रा रेलिंग और जिगजैग लगाया जाना, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल के अतिरिक्त सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था किया जाना, इन यह सब व्यवस्थाएं दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए की गई। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत प्रातःकाल पुष्प वर्षा के साथ धाम में किया गया। इसके अतिरिक्त इस बार श्री काशी विश्वनाथ धाम में कुछ धार्मिक नवाचार भी अपनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रत्येक श्रावण सोमवार के दिन एकादश रुद्राभिषेक रुद्र विग्रहों पर करने का कार्य न्यास के द्वारा कराया गया है। इस बार जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं थी, बहुत ही पुरानी परंपराएं थी, जो यादव बंधुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता था, उसका भी पूरा यादव समाज को सम्मिलित करते हुए एक अच्छा आयोजन किया गया। जो वैश्य समाज के लोगों के द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, उसको भी पूरी तरह से न्यास के द्वारा सहयोग करके कराया गया। इसके अतिरिक्त जो झूलनोत्सव की परंपरा थी, उसे भी बहुत ही दिव्यता के साथ पुरानी गरिमा को प्रतिष्ठित करते हुए मंदिर परिक्षेत्र के भीतर ही भीतर काशी के समाज को सम्मिलित करके काशी वासियों के दृष्टि से सम्मिलित किया गया है। और जो कुछ व्यवस्थाएं पहले कुछ अवस्थाएं बनी थी बीच के काल में, उनको दूर करते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुचारू कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने भी नया रिकॉर्ड कायम किया है। 29 जून से शुरू हुई बाबा बर्फानी की ये यात्रा एक दिन पहले रक्षाबंधन के मौके पर छड़ी मुबारक रस्म के साथ समाप्त हो गई और पवित्र गुफा को भी बंद कर दिया गया। 52 दिनों तक चली इस अमरनाथ यात्रा में इस साल करीब 5,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं लेटरल एंट्री यानी कि यूपीएससी के बड़े पदों पर सीधी बहाली की, जिससे जुड़े सिर्फ 3 दिन पुराने विज्ञापन को आज रद्द कर दिया गया। 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री यानी कि सीधी भर्ती से जुड़ा एक एड निकाला गया था। डीओपीटी यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह की चिट्ठी के बाद इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को ये चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। इस बहाने सरकार के नुमाइंदों ने कांग्रेस की पिछली सरकारों में कई नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, डीओपीटी भी देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पत्र लिखा है यूपीएससी को कि जब तक रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब
रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था। किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। वैसे विपक्ष के अलावा एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। इस तरह के कई स्वर सुनाई देने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से सीधी भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों के लागू होने तक पूरी व्यवस्था वापस लेने का फैसला किया गया है। सरकारी नियुक्तियां कोई भी हो, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखने की जरूरत है। आप कोई भी सरकारी नियुक्तियां बिना इन प्रावधानों के नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी उसमें भी और किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, उसमें रिजर्वेशन जैसे प्रावधानों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये नहीं किया गया है, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो मंच है अपनी बातों को रखने का, और जो मैं आने वाले दिनों में मैं रखूंगा भी वहां पर फिलहाल मैं और मेरी पार्टी कतई इसके साथ सहमत नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर लेटरल एंट्री यानी कि सीधी भर्ती क्या है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से जुड़े नियमों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। इस व्यवस्था को कांग्रेस की ही सरकार लेकर आई थी, जिसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित से होती है, जो कि आजादी के बाद लेटरल एंट्री के जरिए कूटनीतिक सेवा में आई और साल 1947 से 1961 के बीच सोवियत संघ, अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम और स्पेन में राजदूत के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती रही। 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान भी लेटरल एंट्री होती रही है। साल 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री के जरिए ही आर्थिक सलाहकार बनाए गए थे। बाद में वो वित्त मंत्री बने और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। इतना ही नहीं, कांग्रेस शासनकाल में तकनीकी विशेषज्ञ सैम पित्रोदा, अर्थशास्त्री बिमल जालान, कौशिक बसु, अरविंद वर्मानी, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, नंदन नीलकनी को भी लेटरल एंट्री के जरिए ही सरकार में बड़े पद दिए गए थे। यानी कि साल 2014 से पहले भी लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों को सरकार के अहम पदों पर बिठाने की व्यवस्था थी। हालांकि तब यह स्ट्रक्चर्ड नहीं था। साल 2018 से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पदों पर भर्ती की जा रही है। किसी भी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा सबसे असरदार होता है। संयुक्त सचिव अपने विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी कि प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं, जबकि डायरेक्टर का पद संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होता है और उप सचिव निदेशक से एक रैंक नीचे होता है। लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के बड़े पदों पर बैठाने का मौका मिलता है। 3 साल से 5 साल तक प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा दे सकते हैं। लेटरल एंट्री के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, शासन में हर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले विशेषज्ञों को शामिल करना, और दूसरा, सरकारी नौकरी में कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यानी 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने की वजह से लेटरल एंट्री वाले अफसरों की वजह से सरकारी संस्थानों भी प्राइवेट की तरह बेहतर काम कर सके और बेहतर नतीजे दिए जा सके। मौजूदा सरकार का दावा यह है कि साल 2005 में यूपीए सरकार सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि एआरसी लेकर आई। इसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली करते थे। इसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हर सरकारी विभाग में उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती की वकालत की। बाद में लेटरल एंट्री के जरिए मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद भरा जाने लगा। हालांकि कानून व्यवस्था
कानूनी व्यवस्था इसकी नहीं थी। 2018 में पहली बार यूपीएससी और दूसरी सरकारी संस्थाओं के जरिए वैकेंसी निकालकर लेटरल बहाली की शुरुआत की गई। तब पहली बार 9 विभागों में 9 लोगों को नियुक्त किया गया। तब उस वैकेंसी के लिए 6000 आवेदन आए थे और इसी तरीके से पिछले 5 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद के लिए लेटरल एंट्री से 63 नियुक्तियां हुई, जिसमें 57 अधिकारी अब भी काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ के बीच शुरू हो गई है। नमो भारत ट्रेन के मेरठ पहुंचने पर वहां के लोगों ने खुशी जताई और इतने कम समय में ट्रेन का पहुंचना भारतीय रेलवे के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा रहा साहिबाबाद से मेरठ तक का सफर। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, कहाँ रहती हैं आप? मोदी नगर। मोदी नगर। वैसे बेसिकली मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले के सफर में और अब के सफर की बात करें तो कितना सफर अच्छा हुआ? बहुत इजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया। बच्चों के अकॉर्डिंग अब हम अकेले भी उनको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, वरना कोई ना कोई साथ में चाहिए, छोटे बच्चों के साथ। यानी कि आपके घर आना जाना आसान? जी, जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग इजिली, कंफर्टेबली। बहुत अच्छा हो गया, बहुत रिलैक्सेसिंग है। आपका क्या नाम है? हर्ष शर्मा। हर्ष, ये बताइए कि क्या जो ट्रेन शुरू हुई है अब मेरठ तक पहुंच गई है, तो कितना कारोबार और कितनी जो अर्थव्यवस्था है मेरठ की माने तो उसको कितना अब असर पड़ने वाला है? अभी तो काफी लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से दिल्ली रह रहे थे, टाइम नहीं मिल पाता था लोगों को आने का। अब 1 घंटे के अंदर घर ही आ जाएंगे, तो लोगों को टाइम भी बचेगा, लोगों के पैसे बचेगा। और अगर इतनी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएंगी तो यहाँ कंपनीज भी खुलेंगी, लोगों को स्कूल की फैसिलिटी मिल जाएंगी, सब चीज़ का फायदा मिलेगा लोगों को यहाँ पे। यानी कि कोई दिल्ली किसी को जाना हो तो रोज आना जाना, डेली का जाना कर सकता है, कोई इशू नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी, ये बताइए सफर का आनंद कैसा है इस ट्रेन? बहुत ही बढ़िया, दिल्ली मेट्रो की ही पूरी टक्कर है इस रूट पे। मेरी पहली बार इसमें जर्नी है, क्योंकि मेरठ साउथ स्टेशन ये परसों से ही स्टार्ट हुई है। कल से स्टार्ट? हाँ, बेसिकली मुझे कल से नॉलेज में आया। तो आज गाजियाबाद जाना था, रश बहुत था, कैब अवेलेबल नहीं थी, तो आज फर्स्ट टाइम बैठे हैं। एसी है, बढ़िया है, समय का पता नहीं चल रहा है, दाएं दाएं स्टेशन आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अय्यूब। भाई, सफर पहली बार कर रहे हो इसमें? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो बेहतरीन लग रहा जी। जी फर्स्ट टाइम कर रहा है, कूलिंग भी अच्छी है और स्पीड भी मेरे 143 के करीब में, 160 के करीब में स्पीड बताई जा रही है। 158 पहुँच गई थी? 158 पहुँच चुकी थी, अब भी 141 के करीब में चल रही है। लग रहा है अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम अंबुज कुमार। कहाँ जा रहे हैं? मैं ट्रेनिंग पे वापस जा रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में। अच्छा, यूपी पुलिस में। अच्छा, पहले जब आना जाना होता था तो बस में होता था, अब इसका एक्सपीरियंस कैसा है? अब दिल्ली से घर आने में 2 घंटे लगते थे, 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, आने जाने में खराब हो जाती थी। अब गाजियाबाद से ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन है, 4:30 घर से निकला हूँ, आराम से टाइम से पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में। कोई परेशानी हुई? कोई नहीं, सेम फेयर है, बस ये मान लो बस का 60 है, कोई ज़्यादा फेयर नहीं है और इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। टॉप स्पीड भी आपने देखी होगी 158 किलोमीटर पर आवर की हुई है, सब फुल्ली सेटिस्फाइंग है। लेकिन आगे तक चलेगी तो और ज़्यादा फिर डेवलपमेंट होगा आगे की तरफ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।